नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा खबर। भारत को घेरने के लिए चीन के पर्ल ऑफ स्ट्रिंग में एक और पर्ल जुड़ गया है। देखो, चीन का ये इलाका सिंगजियांग, हांगकांग, तिब्बत, ये हमेशा उबलते रहते हैं और बाहर से ऐसा लगता है कि चीन बड़ी ही आसानी से यहाँ पर उठने वाले विरोध को दबा देगा, लेकिन ऐसा सच नहीं है। चीन ने अपने आंतरिक सुरक्षा पे जिन जिन विरोधों को दबाने के लिए $216 बिलियन खर्च किए थे, और मजे की बात ये है कि ये राशि चीनी सेना पे खर्च किए गए राशि से 26 मिलियन ज्यादा थी। ये 10 साल पहले की कहानी है। चीन को अपने आंतरिक सुरक्षा के लिए अभी जो खर्च करता है उसका मात्र 1/3 करना पड़ता था, लेकिन अब उसे 3 गुना ज्यादा करना पड़ता है। इसका क्या मतलब आप निकाल सकते हैं? इसका मतलब ये है कि पिछले 10 साल में चीन की जो सीसीपी पार्टी है उसके विरोध में शक्ति भी बढ़ी है। लोग विरोध में ज्यादा आए हुए हैं। कम्युनिस्ट सरकार अपने ही लोगों का सर्विलांस कराती है, सिविल सैन्य दस्तों पर लाखों डॉलर खर्च करती है, सेना से भी ज्यादा। इसका कारण भी साफ है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सिंगजियांग और तिब्बत जैसे इलाकों में बायो वारफेयर का भी इस्तेमाल करती है। उइगर मुसलमानों को तो ये लोग कहा जा रहा है कि वहाँ पे लैबोरेट की तरह प्रयोग किया जाता है। तो वहीं चीनी वैज्ञानिक तिब्बत के जेनेटिक का भी जानकारी तिब्बती लोगों के जेनेटिक्स का भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे वो मेनलैंड चाइना के लोगों में जेनेटिक बदलाव करके उन्हें तिब्बत के पठार में बसा सकते हैं। तो वहीं हांगकांग में किस तरीके से प्रदर्शन को कुचला गया ये जगजाहिर है, लेकिन इन सब का क्या फायदा हुआ? चीन आज विश्व में सबसे ताकतवर बनने का दम भर रहा है और दुनिया को अपनी सैन्य शक्ति से डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच ये है कि अपनी मूर्खतापूर्ण विदेश नीति के कारण चीन का अन्य देशों के साथ टकराव इतना बढ़ गया है कि उसको अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए भारी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन ये तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं कि चीन अपने आंतरिक सुरक्षा पे बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है। जितना डर चीन के राष्ट्रपति को अपने यहाँ सीसीपी और भारत से है, उससे ज्यादा डर उसे अपने आंतरिक विरोध से है। जब से जिनपिंग कुर्सी में बैठे हुए तब से इनका खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। उस विरोध को दबाने के लिए वो लाखों लाख अरबों अरब रुपया खर्च कर रहे हैं, जिसके चलते लोग चीनी तानाशाही को झेल रहे हैं। जिनपिंग की महत्वाकांक्षा खुद चीन को दुनिया के देशों से अलग थलग करने पर लगे हुए हैं और कर दिए हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन है, जिसके कारण चीनी लोगों में भी आक्रोश पैदा हो गया है। आपको बता दें, चीन जो दिखने में लगता है वैसा है नहीं। चीन के कई प्रमुख सेक्टर और बैंकिंग व्यवस्था चरमरा गई है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों का आलोचना करने पर उद्योगपतियों पर सीधे कार्रवाई होने लगती है। जिनपिंग ने BRI में जो भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है उससे कोई खास लाभ नहीं हुआ है। चीन द्वारा बांटे गए लोन के पैसे अब डूब रहे हैं। अफ्रीका के देशों और पाकिस्तान आदि जगहों पर कोई लाभ मिलेगा इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। उल्टा चीन के इस कर्ज के जाल को देखते हुए चीनी कंपनियों को दूसरे देशों में जाकर काम करना दुर्भर हो गया है। उन्होंने निवेशकों को पैसे ही भी नहीं लौटाए और नए निवेशक आ नहीं रहे। ये जो कभी कभी चीन भारत से उलझ जाता है, ताइवान से उलझ जाता है, अमेरिका से उलझ जाता है, ये अपने लोगों का ध्यान आंतरिक मामलों से हटाने के लिए ऐसा हरकत करता है। लेकिन अब एक बार फिर स्थिति जिनपिंग की बहुत बुरी होती जा रही है और चीन में जोरदार हलचल होनी शुरू हो गई है। ये हलचल जल्द ही भयानक आंदोलन में तब्दील होने जा रही है और सीसीपी का ये 100वां जन्मदिन चीन के लिए आखिरी जन्मदिन जरूर बनेगा और इसकी शुरुआत भी आप देख सकते हैं। चीन के सबसे खास दोस्त रूस ने अब वही चाल चल दी है जो चीन ने रूस के साथ चली थी। अब आपको ये बता दें, रूस और चीन के बीच में जोरदार भिड़ंत हो रही है। वो भिड़ंत अब पाकिस्तान के लिए हो रही है, जिसका फायदा सीधे सीधे भारत को मिलने जा रहा है। तो वहीं चीन ने भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया, पर इसमें श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट सिटी को भी उसने जोड़ लिया। और ये जोड़ने के बाद चीन बहुत ही उत्साहित होकर के कि भारत को घेरने के लिए पूरी तरीके से की है और बहुत जल्द ही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर भी कब्जा हो जाएगा। ऐसे में भारत अब घिर जाएगा। लेकिन इसके उलट अब श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट सिटी को प्रोजेक्ट को लेकर बाहर से निवेश मंगाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद भारत ने भी इस पर नजर रखना शुरू कर दिया है कि यह प्रोजेक्ट कमर्शियल है या फिर चीनी सरकार के अंदर है या फिर इसे सैन्य बेस के तरह तैयार कर जा रहा है। तो वहीं रूस ने भी एक बड़ा कदम उठा लिया है। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले रूस के
विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे हुए थे। तो वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ऐलान किया था कि रूस बहुत बड़ा निवेश करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर, यहाँ तक कि हथियार भी बेचने वाला है पाकिस्तान को। पाकिस्तान रूस के साथ सैन्य साझेदारी चाहता है वगैरह वगैरह। पर आपको एक बात बता दे, डूबते हुए पाकिस्तान के अंदर कोई भी देश निवेश नहीं कर सकता है और नहीं करेगा। दरअसल रूस ने पाकिस्तानी गैस पाइप परियोजना की मंजूरी दे दी है। ये जो परियोजना है ये 1100 किलोमीटर लंबी परियोजना है, जिससे पाकिस्तान को सालाना 12 बिलियन क्यूबिक सप्लाई मिलेगी। अब आप सोचेंगे खुद कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान, ऐसे में रूस की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों की? साधारण जोड़ घटाव करने वाले 12 बिलियन क्यूबिक का सालाना बिल लगभग 1.47 अरब आएगा, लेकिन भरेगा पाकिस्तान कैसे इसे? वो तो 1 बिलियन के कर्ज को देने के लिए दूसरे देशों से 2 बिलियन का कर्ज लेता है। अब यहीं पर सोचने की बात आ रही है कि रूस ने कौन सी रणनीति के तहत यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। तो वहीं जिस तरीके से चीन पाकिस्तान के कर्ज को माफ करने से इनकार कर रहा है, लेकिन निवेश करने से पीछे नहीं हट रहा है। दरअसल चीन के मंसूबा बहुत ही गलत है। वो इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहा है, निवेश इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान की जमीन को वो किसी भी तरीके से हथियाना चाहता है, और यही पॉलिसी अब धीरे धीरे रूस ने भी लागू कर दी। रूस ने भी वहां पर निवेश इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान कर्ज देने से रहा, और इसके बदले में रूस भी कोई न कोई प्रोजेक्ट या कोई न कोई एरिया ले करके वो कब्जा कर लेगा। साफ साफ शब्दों से ये कहा जा सकता है कि रूस ने भी पाकिस्तान की जमीन को हड़पने के लिए, कब्जाने के लिए ये जो नीति है लागू की है, और इंडो पैसिफिक इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहता है और बेस बनाना चाहता है। दरअसल जब शीत युद्ध शुरू हुआ था तब रूस ने भारत से बेस मांगा था, जिसे भारत ने इनकार कर दिया था, जिसके बाद रूस ने कभी भी भारत पर दबाव नहीं बनाया। पर अब रूस के पास एक बहुत बड़ा मौका है जिसे वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है, और इस क्षेत्र में अपना बेस बनाने का। तो आपको बता दे कि जो भी हो, ये स्थिति भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। इससे इस क्षेत्र में भारत का एक अच्छा मित्र मौजूद रहेगा और शक्ति संतुलन भी बरकरार रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, रूस के इस डील से भारत को फायदा होगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।